हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 29 अक्टूबर 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 27 अक्टूबर को ओडिशा के कौन से द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, जो अग्नि 5 मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। तो हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से। ओडिशा के अंदर जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है इसी को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो यहीं से हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 28 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी कौन से दो देशों की यात्रा पर 5 दिनों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक 5 दिनों के लिए दो देशों की यात्रा पर गए हैं। और ये दो देश कौन कौन से हैं? एक तो है इटली और दूसरा है ब्रिटेन। इनकी इस 5 दिवसीय यात्रा का जो पहला चरण होगा उसमें ये इटली जाएंगे। वहां पर क्योंकि इटली की राजधानी रोम के अंदर इस साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जो इटली की राजधानी रोम है यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 30 और 31 अक्टूबर को। तो इसी में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के पहले चरण में इटली की राजधानी रोम में जाएंगे। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था। तो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ये इटली के जो प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी, उनके साथ में एक द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इटली के बाद ये सीधे चले जाएंगे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में आपको पता है 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर 2021 तक यूएनएफसीसी के तहत जो COP26 सम्मेलन होने वाला है जलवायु परिवर्तन के ऊपर, जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होना है COP26, इसका आयोजन 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक किया जाएगा। और इसी बीच 1 से लेकर के 2 नवंबर तक दुनिया के 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होंगे। तो वैसे तो COP26 सम्मेलन जो है ये 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक चलने वाला है, लेकिन इसी बीच 1 से लेकर 2 नवंबर तक 120 देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और इसी में शामिल होने के लिए जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनके साथ में द्विपक्षीय वार्ता का भी आयोजन करेंगे। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस विजिट के बारे में याद रखिएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्च महीने में ही इस बार के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा विजेताओं के पुरस्कार दे दिए गए हैं। तो इसीलिए हाल ही में एक बार फिर से खबरों में है। तो इसमें आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कंगना रनौत को। इनको 2 फिल्मों में अभिनय के लिए दिया गया है, एक तो है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और दूसरी है पंगा। 28 अक्टूबर को आयोजित किए गए 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में किसने भारत की तरफ से हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आसियान जो है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का ग्रुप है, लेकिन इनमें भारत शामिल नहीं है। फिर भी भारत आसियान का एक डायलॉग पार्टनर है और इसी के चलते हर साल भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो हाल ही में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसमें हिस्सा लिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सम्मेलन के दौरान भारत और आसियान के नेताओं ने 2022 को भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। आसियान का इस बार मेजबान कौन है? इस बार आसियान का मेजबान है ब्रुनेई। और याद रखिएगा इससे पहले यानी कि 27 अक्टूबर को ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक के जरिए भैंस की किस नस्ल के बछड़े का जन्म हुआ है। तो ऐसा भारत में पहली बार हुआ है जब IVF तकनीक यानी कि टेस्ट ट्यूब तकनीक के जरिए भैंस की किसी भी नस्ल ने पहले बछड़े को जन्म दिया है। तो ये जो भैंस की नस्ल है इसका नाम है बन्नी। ये जो भैंस की नस्ल है बन्नी, ये मेनली भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है और हाल ही में गुजरात के सोमनाथ जिले के अंदर
इस भैंस की नस्ल ने पहले बछड़े को जन्म दिया है आईवीएफ तकनीक के जरिए। आईवीएफ तकनीक में क्या होता है, मादा का जो ओवम होता है और पुरुष का जो स्पर्म होता है, इन दोनों को एक साथ एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है और फिर लगभग 2 हफ्तों के बाद जब ये जाइगोट बन जाता है फिर इसको मादा में गर्भाशय के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। तो भैंस की बन्नी नस्ल के ऊपर यह हाल ही में जो परीक्षण हुआ था, इसके अंदर 18 भैंसों के ऊपर ये टेस्ट किया गया था, जिनमें से सिर्फ 6 भैंसों ने गर्भ धारण किया था। इनमें से पहली भैंस ने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में पहली बार आईवीएफ तकनीक के जरिए भैंस की किसी भी नस्ल ने बछड़े को जन्म दिया है। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं के कारण भारत को साल 2020 में कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। तो हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने एक रिपोर्ट जारी की है। सबसे पहले मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2020 रिपोर्ट जारी की है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, शॉर्ट में बोलते हैं WMO, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। तो इसी संस्था ने हाल ही में स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2020 रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के नाम से आप समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या किया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि साल 2020 के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं आई थी, उनसे एशिया के अंदर जो देश हैं उनको कितना नुकसान हुआ, कितना उन पर प्रभाव पड़ा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 के अंदर पूरे एशिया रीजन में 5 करोड़ लोग जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं आई थी उनसे प्रभावित हुए थे और लगभग 5,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस देश को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत को साल 2020 में जलवायु परिवर्तन के चलते जो आपदाएं आई थी उनसे भारत को $87 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये तो सिर्फ भारत में आर्थिक नुकसान हुआ है, बाकी कई सारे लोगों ने यहाँ पर अपना घर खो दिया, कई सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। यहाँ पर मैं आपको रैंकिंग दिखाता हूँ कि कौन से देश को कितना नुकसान हुआ है। तो पूरे एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है चाइना को। चाइना को यहाँ पर आर्थिक नुकसान हुआ है $237 बिलियन, ये लगभग है $238 बिलियन। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर ही भारत है, क्योंकि भारत को $87.152 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसी तरीके से तीसरा देश जिसको सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है ये है जापान, यहाँ पर 83.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और यहाँ पर आप इस कलर कोड के जरिए भी देख सकते हैं कि भारत को और चीन को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो सूखे के कारण हुआ है। तो इस रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा, इसको जारी किया था विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। अगला सवाल आप देखते हैं, इंडोनेशिया के कौन से आइलैंड के ऊपर खोजी गई एक नई बीटल प्रजाति का नाम कोरोना महामारी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड के ऊपर 28 बीटल की नई प्रजातियां खोजी गई थी और ये जो सारी प्रजातियां हैं ये ट्रिगोनोप्टेरस जो जीनस है, यानी कि ट्रिगोनोप्टेरस जो वंश है उससे बिलोंग करती हैं। तो इन्हीं 28 में से एक प्रजाति का नाम जो है ये कोरोना वायरस महामारी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि वैज्ञानिक लंबे समय तक इस ट्रिगोनोप्टेरस जो जीनस है इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसमें काफ़ी देरी हुई, जिसके चलते इसमें से एक प्रजाति का नाम ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना रखा गया है। तो याद रखिएगा, इसको इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड के ऊपर खोजा गया था। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोह ताई वू, इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों रोह ताई वू जो हैं ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये दक्षिण कोरिया के 6वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1988 से लेकर 1993 तक यहाँ के 6ठी राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। और अभी जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं मून जाए इन। मून जाए इन जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं ये 12वें राष्ट्रपति हैं। बाकी दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी सियोल है, यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया हाल ही में एक और कारण से न्यूज़ में था, क्योंकि इन्होंने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था नूरी। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने श्रमिकों को सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करने के लिए गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। तो अभी जो गुजरात के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने राज्य के श्रमिकों को सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करने के लिए गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है।
इसके तहत श्रमिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना में यह डिसाइड किया गया है कि अगर कोई संगठित क्षेत्र का श्रमिक है और वो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसको 30% या फिर 30,000 रुपये, इनमें से जो भी कम होगा उतनी सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से। इसी तरीके से अगर कोई निर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ श्रमिक है, वो अगर कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदता है तो फिर उसको 50% या फिर 30,000 रुपये, इनमें से जो भी कम होगा इतनी सब्सिडी सरकार की तरफ से उसको दी जाएगी। तो याद रखिएगा, गो ग्रीन योजना को शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। निम्न में से किसने 5,625 करोड़ रुपए में आईपीएल टीम अहमदाबाद की बोली जीती है? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमें शामिल की गई हैं। एक तो है अहमदाबाद की टीम और दूसरी है लखनऊ की टीम। तो यहाँ पर अहमदाबाद की बात की जा रही है कि इसको 5,625 करोड़ रुपए में किसने बोली जीती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आईपीएल टीम अहमदाबाद के मालिक कौन है, सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स। इसी तरीके से यहाँ पर आईपीएल टीम लखनऊ के बारे में पूछा गया है कि 7,090 करोड़ रुपए की लागत से आईपीएल टीम लखनऊ की बोली किसने जीती है? तो इसका आंसर होगा आरपीएसजी ग्रुप, यानी कि आरपी संजीव गोयन का ग्रुप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 अक्टूबर को किसने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया है? तो दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसकी हर साल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक होती है। इस साल इसका हाल ही में आयोजन किया गया है 26 अक्टूबर को, और इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया है भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई है? दोस्तों, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसी को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस बार आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 41 सालों के बाद भारत को हॉकी के अंदर कोई भी मेडल दिलाया है। और आप सभी जानते हैं कि इस बार के ओलंपिक्स के अंदर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि भारतीय महिला टीम कोई भी मेडल नहीं जीत पाई। तो इसी मौके पर भारत का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद के नाम पर। तो अभी क्या है कि 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो इसके लिए चयन समिति बनाई गई थी, उसने खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश कर दी है। तो इसमें टोटल 11 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की गई है। हालांकि अभी सिर्फ नामों की सिफारिश की गई है चयन समिति के द्वारा, फाइनल डिसीजन लेगा भारत का खेल मंत्रालय, क्योंकि खेल मंत्रालय ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन 11 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की गई है उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिताली राज और सुनील छेत्री, अगर इन 2 खिलाड़ियों को हम छोड़ दें तो बाकी यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स या फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल जीता है। तो वैसे भी आपको इन सभी खिलाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये इस साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी खिलाड़ियों के जो स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि मिताली राज, ये क्रिकेटर हैं। सुनील छेत्री भारत के मशहूर फुटबॉल प्लेयर हैं, इन्होंने लियोनल मेसी की भी बराबरी कर ली है, क्योंकि लियोनल मेसी और सुनील छेत्री इन दोनों लोगों ने ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के अंदर 80-80 गोल कंप्लीट किए हैं। और आप जानते हैं कि सुनील छेत्री जो हैं ये इस समय भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। इसके बाद यहाँ पर है नीरज चोपड़ा, इनके बारे में आप जानते ही हैं, ये हरियाणा राज्य से हैं और ये भाला फेंक से संबंधित हैं। इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था और पूरे ओलंपिक के इतिहास में ये एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो इनको तो इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया ही जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है रवि दहिया। रवि दहिया ने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता था और ये कुश्ती यानी कि रेसलिंग से रिलेटेड हैं। फिर इसके बाद PR श्रीजेश। दोस्तों, PR श्रीजेश का काफ़ी अहम योगदान था इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की हॉकी को मेडल दिलाने में, क्योंकि PR श्रीजेश जो हैं ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। फिर इसके बाद लवलीना बोरगोहेन, ये असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल जीता है। ये मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप नीचे के सभी ये 5 नाम देखिए ध्यान से, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है।
आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इस बार के टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो ये जो 5 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन सभी को इस बार के सबसे बड़े खेल पुरस्कार के लिए सिफारिश किया गया है, जिनमें एक तो हैं अवनी लेखरा, जो कि निशानेबाजी से संबंधित हैं और इन्होंने इस बार के टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। फिर इसके बाद मनीष नरवाल, इन्होंने निशानेबाजी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन दोनों लोगों ने बैडमिंटन के अंदर भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए। और वैसे आपको बता दूं, बैडमिंटन को इसी साल पहली बार टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर शामिल किया गया था। फिर इसके बाद लास्ट में है सुमित अंतिल, इन्होंने इस बार के टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि इस बार के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का चयन करने के लिए जो समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुकुंदकम शर्मा। तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो समिति है, उसने 11 नामों की सिफारिश की है इस बार के सबसे बड़े खेल पुरस्कार के लिए। और मेरे हिसाब से इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, इन सभी को इस बार का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 35 खिलाड़ियों को इस बार के अर्जुन पुरस्कार के लिए भी चुना गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि जब इसकी कंप्लीट लिस्ट आएगी तो मैं आपको उस पर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि 24 से लेकर 28 सितंबर तक पहली बार हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया। तो जो पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल था, इसका आयोजन किया गया लद्दाख की राजधानी लेह में। और इसमें जो पहली फिल्म दिखाई गई थी वो थी शेरशाह। एडिडास ने इनमें से किस फिल्म अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पर आपको उस फिल्म अभिनेत्री का नाम बताना है जिनको एडिडास ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इसकी वीडियो में 29 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।